नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि अभी रेलवे के लिए जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुई थी कल से, जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाली है, उन 30 में से आप सेकेंड वीडियो को वॉच कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्लास है, रेलवे वाली जो क्लास है, जैसा कि मैं आज तक पढ़ाते आया हूँ एसएससी के सिलेबस के अनुसार, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर, जनगणना, ये सब कुछ कॉमन टॉपिक मैं रखा करता था। तो आशा करता हूँ कि आप देखे होंगे या फिर प्ले लिस्ट में जो टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट है वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सब इसमें शायद मैं रिपीट ना करूं। ठीक है, इसमें साइंस का ज़्यादा वेटेज रखूंगा, साथ ही साथ हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब चलेगी। आर्ट एंड कल्चर वाली सेक्टर है, जनगणना वाली है, इस सबको मैं ड्रॉप कर दिया हूं। आप वहां से कर लीजिएगा, कहां से, जो आपका प्ले लिस्ट है टॉपिक बैच वाला है ना, वहां से कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, ये जो मोबाइल नंबर देख रहे हैं इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसी का लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट है ना किस तत्व का है? आपके पास 4 तत्व दिए गए हैं, मेथेनॉल दिए गए हैं, इथेनॉल दिए गए हैं, जल दिया गया है और एथेन दिया गया है। मेथेनॉल आप सभी जानते हैं, जो जहरीली शराब होती है उसमें पाया जाता है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आप सभी जानते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल का जो आपका फ्रीजिंग वाला है ना, जल जमने वाली, वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, तो इस सब चारों में देखेंगे तो जल सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, 100 डिग्री सेल्सियस रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अन्य ऑप्शन की तरफ देखते हैं। मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 64.97 इतना आता है, तो लगभग 65 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है 78 डिग्री सेल्सियस के करीब होती है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, आरआरबी स्टेज 1 में एथेनॉल का पूछा गया था, वहीं से मैं ये क्वेश्चन को जो है अपने रूप में ढाला हूँ। जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में बात करेंगे तो 373 केल्विन में होगा। ये कैसे होता है, आगे मैं एक और क्वेश्चन रखा हूँ जहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन स्थापित करके बताऊंगा, तो है ना। इसके बाद एथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये -90 डिग्री के करीब होता है, तो ये तो सबसे छोटकू हो गया इन चारों में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था आपका जल। इसके अलावा 3 जो सामान्य सूत्र होते हैं ये देखने में भले इजी लगता है, लेकिन यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सबसे पहले पूछा जाता है कि इसकी सामान्य सूत्र क्या होती है, या फिर अगर एन में इसका वैल्यू पुट करते जाओगे तो बनने वाला चीज क्या होगा। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, और एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। ये क्या हो रहा है, जो बच्चे आर्ट वाले हैं बिल्कुल नहीं समझते, अगर पहली बार सुन रहे होंगे तो ये क्या होता है, अगर आप n का वैल्यू इसमें मान लीजिए पुट करेंगे तो Cn का वैल्यू हमने 1 रख दिया मान लीजिए, तो H 2 गुने 1 + 2 करेंगे तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, C 1 था तो Ca होगा, 2 दूना के 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 + 2 तो CH4, इसे मीथेन कहते हैं। इसी प्रकार से आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाएं और पहाड़ा पढ़ते जाएं। कैसे होता है एल्केन का पहाड़ा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन। इस प्रकार से एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और जो बनने वाले तत्व हैं उनका नाम चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये एल्कीन, एल्काइन, और इसका सूत्र जो है आप कैसे याद रखेंगे, मैं जैसे याद रखा हूँ शायद आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि सबका पढ़ने का अपना अलग अलग तरीका होता है। देखिए मैंने याद रखा है कि जो मीथेन वाला है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैं ऐसे याद रखा हूँ, एल्केन वाले सूत्र से मीथेन बनेगा, CH4 याद सबको होता है ये जनरली, है ना। इसके बाद मैंने याद रखा हूँ कि जो सबसे लंबा हिंदी में लिखा जाता है वो माइनस वाला होता है, एल्काइन 5 बार में लिखा जाता है, एल्काइन, तो ये माइनस वाला, और जिसमें एगो छूट गया तो अपने आप हो जाता है, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, इनके अलावा किसी भी द्रव्य में बात करेंगे अशुद्धि मिलाने पे, या भी कोई भी बाहरी चीज अगर आप मिलाते हैं द्रव में तो उसके क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। पास्ट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा। किसी भी द्रव्य में अगर आप दाब को बढ़ाते हैं तो दाब जो बढ़ता है तो क्या होता है, फिर भी क्वथनांक बढ़ता है। जैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाती है, क्यों? क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है दाब बढ़ने से। ठीक है, इसके अलावा जो दाब का मात्रक होता है क्या होता है, पास्कल होता है। पास्कल के सिद्धांत पे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि काम करते हैं। वायुमंडलीय दाब को आप किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं, और बैरोमीटर के पाठ्यांक से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भाई बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर गया तो क्या होगा, तो वर्षा तूफान आती है। बैरोमीटर की पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर
चढ़ रहा होता है तो मौसम साफ रहने की जो है संभावना होती है। जब कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र भी पूछा जा चुका है मैच वाले क्वेश्चन में पास्ट में, तो CaC2 होता है कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड से जल अभिक्रिया करती है तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। एसिटिलीन गैस का भी सूत्र याद रखिए, है ना, C2H2 होता है। डायरेक्ट वेल्डिंग प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन का जो है फल पकाने में भी इस्तेमाल होता था, लेकिन अब बैन है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो है एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल C2H2 होता है भैया, है ना। एसिटिलीन गैस में अगर आप ऑक्सीजन मिलाकर जो यूज करते हो तो कौन से प्रक्रिया में यूज होती है, तो वेल्डिंग प्रक्रिया में यूज होती है। वेल्डिंग भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप वहां तक आपको फीटर तो करना नहीं, एग्जाम पास करना है तो वहां तक नहीं जाना है ना। लेकिन वेल्डिंग प्रक्रिया में एसिटिलीन गैस के साथ कौन से गैस मिलाते हैं, तो आपको जरूर याद होनी चाहिए कि ऑक्सीजन को मिलाते हैं, वो भी, है ना, 1:3 अनुपात में 3 भाग ऑक्सीजन मिलाते हैं, 1 भाग एसिटिलीन मिलाते हैं। इस प्रकार से जो है काम करता है। इनके अलावा बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस जब आप प्रवाहित करोगे तो क्या बनेगा, है ना, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से आपका बनता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, CaOCl2 होता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा इसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। इनके अलावा जिप्सम के निर्जलीकरण से, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पास्ट में बता दिया था। आपने देखा कि पिछली बार हमने ग्रुप डी का एनालिसिस करवाया था, कुछ क्वेश्चन एकदम टॉपिक जो है फिक्स कर रखा था, जैसे जनगणना, हरित क्रांति। इसके बाद हमने कहा कि जो बीमारी होते थे आपका वायरस, इस सबसे, तो एगो क्वेश्चन फिक्स रहता था। एगो आपका अभिक्रिया पहचानने वाला फिक्स हुआ करता था कि ये कौन सा अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी है, उष्मासोखी है ना, ऑक्सीकरण है, अवकरण है ना, प्रतिस्थापन है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन, तो इस रास्ते पे मैं धीरे धीरे आऊंगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं आपका बेस बना दूं, कम से कम जो नीचे लेवल की चीज है वो आपको पहले समझ में आए, तभी आप समझ पाओगे, है ना। तो ये जो कुछ कॉमन चीज की सूत्र है वो जरूर आना चाहिए, जैसे विरंजक चूर्ण हो गया, जिप्सम हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, धोने वाला सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर हो गया। ये सब थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर होते थे, मोहरे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उस मोहरे पे अक्सर देखा जाता था। ये RPF के एग्जाम में पूछा गया है पास्ट में, है ना। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें जो मोहरे होते थे, है ना, उसमें आपको, है ना, बैल देखने को मिलता था। इन चारों ऑप्शन में लोमड़ी, शेर और गधा कहीं नहीं था, ये था बैल, है ना। कुबर वाला बैल जो है हड़प्पा कालीन मुद्रों पे आपको देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, देखिए, जो मैंने कल ही बताया था, जो एक बार बता दूंगा फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, तो शायद आज के बाद हड़प्पा काल से मैं ज्यादा थेसिस न दूं। हाँ, मौखिक रूप से दे सकता हूं, लिखित रूप से कम। हड़प्पा सभ्यता पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता थी, जिसमें मकान कैसे बनी हुआ करता था, तो पक्की ईंट की बनी होती थी। जल निकासी के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था हुआ करता था, जैसे आजकल आप शहरों में देखते हैं। इस सभ्यता की खोज कौन किए थे, तो जॉन मार्शल के निर्देशन पे दयाराम साहनी के द्वारा। आप कहोगे ये तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर की खोज किया था, तो हाँ भाई, तो वहीं से जो है ये प्रकाश में आया और बाद में जो है अलग अलग जगह की खोज हुई। तो सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई, इसीलिए सभ्यता की खोजने का श्रेय भी दयाराम साहनी के नाम ही जाता है, लेकिन निर्देशन जो था वो किसका था, जॉन मार्शल को, ठीक है। इनके अलावा हड़प्पा रावी नदी के किनारे है ना। इनके अलावा जो है आपका क्या बोलते हैं इनको, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे विस्तृत स्थल कौन सा होता है, ये मोहनजोदारो होता है। कौन सा होता है, मोहनजोदारो होता है। ये कहाँ पे होती है, तो ये पाकिस्तान के अंदर होती है। मोहनजोदारो पिक्चर भी आप सभी जानते होंगे। इनके अलावा भारत में सबसे बड़ा जो, अच्छा पहले मोहनजोदारो की गुणगान कर ले। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। पास्ट में रेलवे काफी पूछा है, लेकिन अब नहीं पूछेगा ये बात, फिर भी आ गया है तो मैं बता देता हूँ। भारत में सबसे बड़ी स्थल राखी गढ़ी हरियाणा में है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी स्थल धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। धौलावीरा को कितने भाग में बांटे गए हैं, 3 भाग में बांटे गए हैं। अब तक एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसे यूनेस्को ने जो है अधिकृत किया, ये कौन सा है, तो ये आपका 2021 में धौलावीरा है, ठीक है। धौलावीरा में आपको जो है प्लेग्राउंड की साक्ष्य मिली है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी नगर पहले भी बता चुके हैं, आज भी बताता हूं। तो सबसे पूर्वी आपका आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी
पश्चिमी सुरकोतला पाकिस्तान में, सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में और सबसे उत्तरी मंडा जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या प्रचलित थे, तो व्यापार भी प्रचलित थे, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित व्यापार हुआ करता था। एक बात यहाँ भी रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है आपका हड़प्पा काल में प्रचलन में था कि तुम मुझे चावल दो, मैं तुम्हें जो है आम दूंगा, ठीक है। इनके अलावा पशुपालन, कृषि, ये सभी के सभी चलते थे हड़प्पा काल में। यह सभ्यता कैसी हुआ करती थी, तो मात्र सत्तात्मक हुआ करती थी जनरली, है ना, क्योंकि इससे पता चलता है कि स्पष्ट तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मात्र देवी वगैरह की पूजा होती थी, तो इससे पता चलता है, ठीक है। लिपि कैसा था, तो भाव चित्रात्मक था, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अपठनीय है। यहाँ मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो विशाल अन्नागार था, जो संभवतः उस काल में मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा बिल्डिंग हुआ करता था। हड़प्पा कालीन मुहरे के आसपास जो है 5 गो जंतु, 5 गो पशु का जो है अंकन मिला है। यहाँ से बीपीएससी में भी क्वेश्चन बन चुका है, तो रेलवे क्या चीज है, ठीक है। तो आसपास जो है 5 पशु कौन कौन से होते हैं, इनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन से एक पशु नहीं होते हैं वहां पे, तो हाथी होता है, बाघ होता है, गेंडा होता है, भैंस होता है। इनमें जो 4 अभी आपने सुना, इसमें एक एक क्वांटिटी में होते हैं, मतलब 4 ये हो गया, और 2 बार हिरन का है, हिरन नीचे के साइड में है, 2 बार हिरन का छाप है, तो कुल मिला के 6 अंकन है, जिसमें 5 जानवर उद्धत है। आई होप आप समझ चुके कि कैसे मैं बताना चाहता हूं कि ये चारों वाले पहले एक एक बार है और हिरन का जो है छाप 2 बार है। इनके अलावा मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था, हड़प्पा के अगले साल 1922 में किए थे। इनके अलावा कालीबंगा की खोज बीके थापर ने किया था। रंगपुर और लोथल, ये दोनों के खोज का श्रेय रंगनाथ राव को दिया जाता है, तो रंगपुर और रंगनाथ राव दोनों सेम नाम है, तो याद रख सकते हैं आप। इनके अलावा कपास की खेती का साक्ष्य जो है स्वास्तिक का जो चिन्ह है ना, जो हमें कोई भी धार्मिक कार्य में हम जिसे है ना इस प्रकार से स्वास्तिक का चिन्ह धार्मिक कार्य वाला, तो ये एक चित्रित मृदभांड ये लोथल से प्राप्त हुआ था। मनका बनाने की जो है साक्ष्य प्राप्त हुए थे, है ना। सोना, चांदी, तांबा, ये सभी का साक्ष्य मिला है। जौ, गेहूं मिला है, अग्निकुंड मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है ना। तो ये सब तो आपके बहुत दिन से आप तैयारी कर भी रहे हैं, तो ये छोटे छोटे बात तो आपको ध्यान होंगे। इसके अलावा मानव शरीर में श्वसन वर्ण रक्त किस भाग में पाए जाते हैं, जो आपका श्वसन वर्णक है, वर्णक मतलब भाई पिगमेंट है ना, पिगमेंट जो होता है ना, जैसे क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है, तो ये जो वर्णक होते हैं, ये श्वसन का जो वर्णक होता है, ये रक्त के किस भाग में पाया जाता है, अपना जो ब्लड है, इस ब्लड के कौन से पार्ट में पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड में भी अलग अलग चीजें, रक्त बिंबाणु है, रक्त कण है, प्लाज्मा है ना, सीरम हो जाते हैं फिर अगर और थोड़ा सा आगे जाने तो, है ना। तो ये सब जो है, तो इसमें किस में से मिलेगा आपको, तो ये लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी के अंदर ही मिलता है आपको श्वसन रक्त वर्णक, है ना, श्वसन वर्णक मिलता है, माफ कीजिएगा, रक्त वर्णक नहीं, श्वसन वर्णक। अब इसे ठीक से समझे ना, तो हीमोग्लोबिन भी आप समझ सकते हो इनको जो सीधे सीधे भाषा में, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हीमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या है शरीर के अंदर, तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। तो एक प्रकार का वर्णक है हीमोग्लोबिन, इसीलिए थोड़ा सा जटिल भाषा में ये लिखा गया है, बाद बाकी और कुछ नहीं है ना। इनके अलावा मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन जो है ये लाल रक्त कण के द्वारा ही संभव होता है। अगर एक स्टेप और कूद के जाने तो हीमोग्लोबिन के द्वारा संभव होता है, ठीक है। लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जिसके कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसे हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछने के लिए मैं कुछ रखा था, अभी याद नहीं आ रहा। चलिए, मानव में औसत हीमोग्लोबिन की मात्रा, हाँ बताइएगा कितना होता है। आप लोग खून जांच कराते हैं ना, तभी आपको यहाँ पे दिखता है कि हीमोग्लोबिन घट गया है ना। इसे पपीता का जो है पत्ता पिलाना चाहिए, जूस पिलाना चाहिए, फल खिलाना चाहिए। तो ये जो है बताइएगा कितना होता है, क्योंकि ये जो है नर की अपेक्षा जो है मादा में थोड़ा कम होता है। लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आप लोग ये बताना जरूर, तभी तो देखें कि भाई कौन कौन जागरूक रहता है अपने शरीर के प्रति भी थोड़ा सा। इसके अलावा मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेती है, लेकिन हर वक्त नहीं लेती है। जब आप सोते हो रात में तो हो सकता है ये घट जाए इसकी वैल्यू, है ना। जब आप दौड़ते हो तो वैल्यू बढ़ जाता है। जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो तो भी आप ज्यादा सांस लेते हो। जब आप उत्तेजित होते हो किसी कारणवश तो भी सांसें जल्दी जल्दी चलती है, ठीक है भैया, या फिर डरा अवस्था में भी। इसके अलावा हमारे छोड़े गए जो सांस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है।
ये कैसे होते हैं आगे प्रोसेस समझेंगे, एक एक बात को समझते जाइएगा। सो आज के बाद शोषण वाली चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। शोषण के दौरान ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की नहीं है ना, जल बनाती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा जो है रिलीज होता है। ये ऊर्जा हमारे शरीर को चलाने के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना। और एक बात और यहाँ पे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे रूप हमने कल भी बताया था आपको, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज है ना, सेलुलोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, गैलेक्टोजेन भी होता है। लेकिन जो शोषण के दौरान मतलब क्रिया करके ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है, ये ओनली ग्लूकोज से संभव होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो उसे ग्लूकोज दीजिए, ठीक है। इसके अलावा शोषण कितने प्रकार के होते हैं? शोषण आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एगो ऑक्सीजन वाला, एगो बिना ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को ऑक्सी शोषण कहते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन का रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन है ना। मैं थोड़ा सा तुतरा जाता हूं यार। इसके अलावा इस प्रकार की शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है पास्ट में बता चुका हूं। ऑक्सीकरण में रिमूवल ऑफ है ना हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा है ना। और अवकरण में जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के हिसाब से अगर आप याद किए हैं तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की त्याग होती है, और अवकरण में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ग्रहण होती है, ठीक है। तो जो ये जो शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ग्लूकोज के एक अणु है ना कि ऊर्जा के कितने एटीपी का निर्माण करते हैं, तो आपका 38 एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ कहाँ थे हम? अच्छा हाँ, तो जो ऑक्सीशोषण में होता है वो जो है आपका, यहाँ पे नहीं थे भैया, यहाँ पे थे है ना। तो जो आपका ऑक्सीशोषण में 100 क्या हो गया, इसका खराब हो जाता है पेन। देखिए तो इस प्रकार की शोषण में है ना, ऑक्सी वाला शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, तो इस प्रकार की शोषण में ग्लूकोज एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। आपके सामने ये रिएक्शन है, ग्लूकोज का सूत्र आप देख रहे होंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया है और ऊर्जा के रूप में 38 एटीपी का निर्माण हुआ है। एक बात आगे बताऊंगा, अभी ध्यान रखिए, 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। ऑक्सीशोषण में संबंधित प्रमुख एक क्रेब्स चक्र की घटना होती है, जो कहाँ पे संपन्न होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाली पोर्शन में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। और जब हम कोशिका की खोज वाले क्वेश्चन पढ़े थे, वहां पे हम कोशिका का एक एक चीज का कोशिकांग जो होते हैं उनके उपनाम देख लिए थे, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि, है ना। तो वहां से याद रखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को पावर हाउस, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस या पुलिसमैन कोशिका में कहा जाता है। अब देखिए ये जो ऑक्सीशोषण जो क्रेब्स चक्र के द्वारा घटित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई शोषण के दरमियान कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होती है, तो 38 आंसर देना, ठीक है भैया, ध्यान रहेगा, है ना। इनके अलावा एटीपी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये भी कई दफा पूछे गए आपके एग्जाम में। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का पूछा जाता है तो रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा एक ये तो अभी आपने देखा कि भाई ऑक्सीजन वाला शोषण था। अब हम देखते हैं बिना ऑक्सीजन वाला शोषण, इसे एनॉक्सी शोषण कहते हैं। ये बिना ऑक्सीजन के, यह ऑक्सीजन के बिना संपन्न होती है। इसमें शोषण हेतु प्रमुख पदार्थ क्या होता है, ग्लूकोज। सभी में, पहले वाले में ग्लूकोज ही था, इसमें भी ग्लूकोज है। ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीकरण होते हैं। पहले वाले में जो ऑक्सीजन वाला शोषण था उसमें क्या होता था, पूर्णतः जो है ऑक्सीकरण होता था। इसमें क्या हो रहा है, पार्शियली ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी पार्शियली माने आंशिक रूप से, है ना। जिसके परिणाम स्वरूप पेरुविक अम्ल, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है। जो अनॉक्सी शोषण की प्रक्रिया है वो कहाँ पे पूर्ण होगा, कोशिका द्रव्य में पूर्ण होगा। क्रेब्स चक्र की घटना कहाँ पूर्ण हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण हो रही थी। ये दो बात अलग अलग यहाँ से समझेंगे। इनके अलावा ये जो लैक्टिक अम्ल है ना, इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि लैक्टिक अम्ल जब जोड़ पर जमा हो जाता है मानव के शरीर में तो एक गठिया रोग होता है, वो हम बाद में देखेंगे रोग वाले में। इनके अलावा पेड़ पौधे में शोषण किसके द्वारा होता है, एस्टोमेटा या
रंध्र के द्वारा होता है, वही मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है? नाक तो रास्ता है भाई, मीडियम है ना, फेफड़ा के द्वारा होता है। मानव में फेफड़ा के अंदर शाखानुमा ब्रांच पाया जाता है जिसे ब्रोंक्यूलिस कहा जाता है। इसके अंत में एक गोल संरचना, जैसे मान लीजिए कि यह आपका फेफड़ा है तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं ऐसे, और इसके मुंह पे स्पंजीदार इस प्रकार के बने होते हैं जिसे अल्वेलियस कहा जाता है। और यहीं पर जो है, यहीं से आपका जो है ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। हीमोग्लोबिन जो है पकड़ के ऑक्सीजन को ले जाता है और फिर वापस ला के यहाँ पे CO2 को देता है और नाक के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो है श्वसन चलता है मानव शरीर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कहाँ पे? अल्वेलियस में, है ना। इनके अलावा स्तनधारी पक्षी और सरीसृप, ये तीनों में फेफड़ा से श्वसन होता है। ठीक है, स्तनधारी हो, पक्षी हो या फिर सरीसृप हो, इन तीनों में आपका फेफड़ा से श्वसन होता है। मेढक फेफड़ा के अलावा त्वचा और मुख गुहा से सांस ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि मेढक टेडपोल की अवस्था में है कि मेढक बन गया है। ठीक है, उस हिसाब से जो है ये दोनों जगह से सांस ले सकता है। एक कोशीय जीव, कल भी पढ़ाया था क्या होता है एक कोशीय जीव। बहुत सारे जीव एक कोशीय, जैसे अमीबा वगैरह भी है ना। तो जो एक कोशीय जीव होता है ना, जैसे अमीबा, एनिलिडा संघ के प्रमुख प्राणी केचुआ, ये सभी के सभी सतह या जो आपका सांस है वो स्किन के द्वारा लेते हैं, या फिर शरीर के सतह के द्वारा कहिए, स्किन के द्वारा कहिए। कीट पतंग जो है ये ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं, कीट पतंग, है ना। मछलियां जो है गिल्स या गल्फर के द्वारा सांस लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मछलियां ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है, तो जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वहीं से प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन मछलियां। ठीक है भाई। इसके अलावा जीवाणु में श्वसन की क्रिया कहां पे होती है, किससे होती है, तो मेसोसोम से होती है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा अधिक गहराई पर जाने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन में क्या मिलाता है, तो हीलियम मिलाता है। हालांकि नाइट्रोजन भी मिला सकता है, ये डिपेंड करता है दाब पे कि भाई ज्यादा दाब में जा रहे हैं कि कम दाब में जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सांस लेने के लिए जो अस्पताल में है उसमें भी हम जो है हीलियम मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा श्वसन रासायनिक क्रिया अभिक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है मतलब इसमें ऊर्जा रिलीज होता होगा, और एक उष्माशोखी अभिक्रिया होता है जिसमें ऊर्जा की जो है समाप्ति होती है, ऊर्जा लगती है उल्टा उसमें। इसके अलावा शरीर में श्वसन की क्रिया कार्बोहाइड्रेट के सिर्फ ग्लूकोज से ही संभव है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, फ्रक्टोज माल्टोज सबका उदाहरण देके, लेकिन भाग लेगा ग्लूकोज। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पेरुविक का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था, जो अभी हाल में आरआरबी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। भाई मैं देखता रहता हूं क्वेश्चन वगैरह, तो यहाँ पे जो है आपका पूछा गया था कि पेरुविक एसिड का, है ना, विघटन किस अंग में होता है, उसमें 4 अंग, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इनके अलावा 1 नवंबर 2023 को यूनेस्को के द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई या घोषित की गई, तो ये आपका कोझिकोड को, है ना। भारत का पहला राज्य जिन्होंने आर्टिकल 44 लगवाया ये उत्तराखंड है। आर्टिकल 4 क्या होता है, समान नागरिक संहिता, आप सभी जानते हैं। इनके अलावा गोवा में भी ये लगा होता है। फिर भी जो राज्यों में लगाने की बात आई तो उत्तराखंड का ही पहला स्थान आएगा। ऐसा क्यों होता है, मैं पास्ट में आपको बता चुका हूँ कि गोवा जब पुर्तगालियों से लिया गया तो उस समय से ही प्रचलन में ये चीज था। जातिगत जनगणना करवाने वाला पहला राज्य बिहार है। बाद में की जो जैविक राज्य है, डिजिटल राज्य है, विधानसभा डिजिटल वाला राज्य है, पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य है। ये सब मैं आपको पास्ट में बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे क्लास अटेंड कर रहे होंगे, या नहीं किए हैं तो अभी भी कर लीजिए। अभी 2 ही क्लास हुआ है, तभी समझ में आएगा आगे की बात। बहुत सारे चीज जो मैं बोलता हूँ बता दिया हूँ, तो हवा में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, इनके अलावा हाल में यूनेस्को के द्वारा गुजरात में गरबा नृत्य को मान्यता दिया गया है। ये लास्ट जो है आपका नवंबर दिसंबर की बात है 2023 में। इनके अलावा अन्य भारतीय नृत्य जिसे यूनेस्को जो है आपका दर्जा देता है, ये कौन है, छऊ है। छऊ 3 जगह होता है, मैं बता दिया था। हालांकि यहाँ भी पूछते हैं छऊ, इसमें आर्ट एंड कल्चर की क्वेश्चन रखता नहीं, फिर बताता हूँ। छऊ जो है ये आपका उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में करे जाते हैं, अलग अलग नाम, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। मुडियट्टू एक नृत्य है केरल का, इन्हें भी दर्जा दिया गया है। 2023 में यूनेस्को के में जो है 2 जगह चीज को जोड़ा गया है, वो शांति निकेतन, है ना, एगो
होयसल मंदिर समूह को। ठीक है, शांति निकेतन के फाउंडर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, वास्तविक फाउंडर। इसके अलावा जो होयसल की मंदिर है उन्हें भी जोड़ा गया है। क्रम से बात करेंगे तो हमारा 42 जो है साइट हो गए हैं यूनेस्को के अंदर, इससे पहले 40 था। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस के अंदर स्थित है। यूनेस्को ने बनारस को सिटी ऑफ म्यूजिक 2015 में घोषित किया था। इनके अलावा निम्नलिखित तत्व तथा उनके रासायनिक फार्मूला के साथ मिलान कीजिए। आपके सामने है आइडोफॉर्म, नाइट्रोबेंजीन, नेफ्थिलीन, बेंजल्डिहाइड। इससे पहले भी हमने आपको इस प्रकार की प्रश्न जो है कम से कम क्लोरोफॉर्म तो जरूर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि घातक चीज होता है, निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता है, रुमाल पे सुंघा के बेहोश करके सामान और लूटा जाता है। ठीक है, तो ये जो आइडोफॉर्म है ये आपका क्लोरोफॉर्म के जैसा ही सूत्र रखता है। CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का। अब क्लोरीन के जगह आयोडीन आ गया, चूंकि दोनों एक एक ग्रुप से आ रहा है। ये हेलोजन ग्रुप के तत्व हैं, क्लोरीन और आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी हेलोजन फैमिली हैं जो समूह 17 में रखा गया है। तो वहां से जो है सिर्फ ये बदल रहा है I3, तो ये वाला यहां से आप मिला देंगे तो 1 का 3 चले जाएंगे। आप कहां चले जाएंगे? 1 का 3 चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका C10H8 है ये चला जाएगा 3 नंबर में, नाइट्रो वाला बेंजीन चला जाएगा 4 नंबर में और बेंजल्डिहाइड चला जाएगा 2 नंबर में। इस प्रकार से आपका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। नाइट्रोबेंजीन को मिर्वेन का तेल कहा जाता है, जिस प्रकार से TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोवेल का तेल कहा जाता है ना, और H2SO4 को विट्रियोल का तेल कहा जाता है। ये सब भी पूछा जाता है ना, कंफ्यूज नहीं होना। विट्रियोल का तेल H2SO4 आयल ऑफ विट्रियोल, मिर्वेन का तेल अभी आप नाइट्रोबेंजीन को देख रहे हैं। TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो एक प्रकार का विस्फोटक होता है उसे नोवेल का तेल कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज जो है यानी नाइट्रोबेंजीन की खोज 1834 में किया गया था और ये एक प्रकार का क्या है? विस्फोटक इत्यादि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और खुद भी है। आयोडोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है? एंटीसेप्टिक और बैक्टीरिया नाशक में। कटपट जाता है तो लोग आयोडीन लगाते हैं, उसी प्रकार से आयोडोफॉर्म को समझ लीजिएगा। जबकि क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है और क्लोरोफॉर्म की जो है ना धूप से जब अभिक्रिया, मतलब धूप में जब आप रख देते हो तो फोस्जिन नामक गैस निकलती है जो बहुत ही विषैली गैस होती है। इनके अलावा नेफ्थेलीन, आइडोफॉर्म, बेंजोइक अम्ल, गंधक, कपूर कई मामले में जो है इसके सभी तत्व जो हैं ऊर्ध्वपातन वाला गुण दर्शाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होती है? ठोस से सीधे गैस में बदल जाना। वैसे साधारणतः प्रकाश मतलब जो प्रकृति में चीज है वो कैसा होता है? ठोस द्रव गैस, है ना, जब आप स्टेप डाउन करेंगे फॉर्म को, है ना, लेकिन ये कुछ तत्व है जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये डायरेक्ट पूछा जाता है इसका नाम कि भाई DDT का नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। खोजकर्ता पॉल हरमन मूलर। उपयोग क्या है इसका? DDT एक प्रकार का कीटनाशक है। इनके अलावा TNP को पिक्रिक एसिड कहा जाता है, TNG को नोवेल का तेल कहा जाता है, लिखा है यहाँ पे। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसका भी इस्तेमाल चिकित्सीय प्रणाली में, है ना, बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। कोलेरू झील को किन 2 नदियों के त्रिकोण में पाई जाती है? कोलेरू झील। ठीक है, तो कोलेरू झील जो है ये कौन से 2 नदियां के त्रिकोण में पाया जाएगा, है ना, तो आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा भैया गोदावरी और कृष्णा नदी। गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोणीय क्षेत्र में पाया जाएगा, है ना। इनके अलावा गोदावरी नदी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। अब तक तो चट कर गए होंगे इस क्वेश्चन को, जो महाराष्ट्र के नासिक के समीप से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, है ना। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण गंगा कहते हैं और दक्षिणी गंगा में थोड़ा सा डिफरेंस है। दक्षिणी गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा होता ना, इस बीच में अगर की को घुसेड़ दिया जाए तो फिर कावेरी हो जाएगा। तो मैं याद रखने के लिए बता दिया हूँ, 3 बार में लिखा गया हो तो कावेरी, 2 बार में लिखा गया हो तो गोदावरी। इसके अलावा कृष्णा नदी पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरी नदी भी आपके SSC महाराज ने पूछा था कि भाई पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी, तो महानदी है। ये छत्तीसगढ़ से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी जो है हीराकुंड बांध परियोजना, जो इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरला में है। खारे पानी की सबसे बड़ी भारतीय झील चिल्का झील उड़ीसा में लगून झील है।
ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में प्लेट टेक्टोनिक से निर्मित झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। इसके अलावा झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। दुनिया के 5 गो जो झील है, जो महान झील है, जिसमें से अधिकांश आपके अमेरिका और कनाडा के सीमा को टच करती है, लेकिन एगो 5 गो झील में से जो हुरून, मिशिगन है ना, ओंटारियो, इस प्रकार से जो 5 गो झील है उसमें एगो मात्र मिशिगन झील है जो सिर्फ अमेरिका में ही है। ये कनाडा को टच नहीं करता है। VVI करके रखेंगे, अच्छे किस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे मैंने फोटो भी लगाया था, लेकिन आप जानते हैं कि मैं उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं हूँ PDF वगैरह बनाने में। ये फोटो कहीं सड़क के चला गया है, देखेंगे कहाँ है, रास्ते में मिलेगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से, ये देखिए फोटो नीचे सड़क के चला गया, निम्नलिखित में से किसका कोई अपना रासायनिक सूत्र नहीं होता है? किसका अपना कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है? देखिए कोई भी ट्रेंड नहीं होता है। जनरली क्या होती है कि लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करता, लिखता हूँ, इसीलिए आप कहीं कहीं गलत भी पाते हैं जो मैं करेक्ट करके देता हूँ। भाई हारेगा वही जो लड़ेगा, है ना, जो लड़ाई नहीं हो क्या जीतेगा क्या हारेगा, ठीक है। तो पूर्णतः फिनिशिंग खतरे की घंटी, है ना, कहीं से उठाया कहीं पड़ा दिया, ऐसा नहीं, है ना। निम्नलिखित में से किसका कोई अपना रासायनिक सूत्र नहीं होता? ऑप्शन है तत्व, यौगिक, मिश्रण और धातु, है ना। तो ये इसमें बताइए कि इसका कोई अपना रासायनिक सूत्र किसका नहीं होगा? तत्व का होता है। तत्व भाई धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी हो सकते हैं और उपधातु भी हो सकते हैं। तत्व सभी आ जाते हैं, ठीक है। यौगिक में तो एकदम होता है भाई, यौगिक जैसे आपका H2O यौगिक है, 2 चीज से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। मिश्रण और धातु, धातु का तो होगा ही, जैसे लोहा का Fe, तो मिश्रण आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, है ना। इनके अलावा तत्व, यौगिक, धातु, तत्व, यौगिक, धातु, अधातु इत्यादि का अपना रासायनिक सूत्र होता है, जबकि, है ना, मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, जैसे हवा, पानी का शरबत, नींबू का शरबत, जैसे कि तत्व और यौगिक यहाँ पे तत्व का दिया गया है ना। FeH2O यौगिक हो जाएगा और Fe क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। इनके अलावा पदार्थ के 3 मूल अवस्था होते हैं, आजकल 5 तक हो गया है, तो चौथा और 5वां आपसे पूछता है, इसीलिए यह पॉइंट रखा गया है ना। पदार्थ के 3 मौलिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस होता है। चौथा अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और 5वां अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 याद रखिएगा, 3 तो याद रखना ही नहीं है, बचपन पहले में पढ़े होंगे। 2 बाद का याद रखिएगा, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके अलावा तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ है जिसे अगर आप अकेले में तोड़े ना, है ना, तो जो है कोई नया चीज, तत्व वह शुद्ध पदार्थ यहाँ पे हाँ नया परिणत नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ इसके अंदर में लिखा गया है, पृथ्वी के भूपट्टी पे पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। ये भी यहाँ पे छुप गया है, इसके अंदर में लिखा हुआ है ना, इसके अंदर में। इसके अलावा क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, ये पृथ्वी के 3 भाग का नाम मैं क्वेश्चन में यहाँ पे लिख के रखा था, ताकि आप पृथ्वी के किस भाग में ऑक्सीजन की बात कर रहे हो ये समझ पाओ। तो ऊपरी भाग में भूपट्टी पे सबसे अधिक पाए जाते हैं, यहाँ पे आप इमेज भी देख रहे होंगे, है ना। ये चीज मैं क्यों समझाना चाहता हूं, मैं आपको तत्व, यौगिक, तत्व क्या है, यौगिक क्या है ना, मिश्रण क्या है, मिश्रण को अलग कैसे करते हैं, ये सब मैं इस प्रश्न के साथ समझाऊंगा। और दूसरे दिन मिश्रण वाली बात फिर से आपकी मतलब इस सेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला स्थान पे सबसे अधिक तत्व भूपट्टी में ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ऑक्सीजन का रहेगा, ये वाला। इसके अलावा दूसरे स्थान पे सिलिकॉन है। तो ऑक्सीजन क्या है ना, ऑक्सीजन तत्व है ना, ये धातु कैडर में आ जाएगा, धातु नहीं है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है या फिर अर्धचालक है, ठीक है। तो कहने का मतलब तत्व जो है धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, उपधातु भी हो सकता है। और पृथ्वी के भूपट्टी पे एल्युमिनियम भी है, तो एल्युमिनियम किस में आ जाएगा? धातु में आ जाएगा। तो तत्व की परिभाषा कैसा निकला? तत्व सब कुछ होता है, ठीक है, धातु, उपधातु और अर्धचालक भी। इनके अलावा क्रस्ट पर धातुओं का क्रम कैसा रहेगा? अभी आपने तत्व पूछा तो ऑक्सीजन बता दिया, 2 नंबर पे सिलिकॉन बता दिया, 3 नंबर पे एल्युमिनियम होती है। लेकिन अगर धातु का क्रम पूछेगा तो सबसे अधिक एल्युमिनियम, दूसरे पे लोहा और तीसरे पे कैल्शियम होगा। ये तीनों धातु में आ जाएंगे। इनके अलावा यौगिक क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जिन 2 तत्वों से मिलकर बना होता है लगभग गुण नगण्य पाई जाती है। यानी एक बार अगर आप यौगिक को फॉर्म कर दिए तो जो पहले, है ना, इंडिपेंडेंट में उनका जो गुण होता था वो लगभग अब नहीं पाए जाएंगे यौगिक बनने के बाद। समझ रहे हैं? जैसे हाइड्रोजन का जो गुण है वो जल बनने के बाद जनरली नहीं पाए जाते इस जल में, ठीक है ना। हाइड्रोजन भाई ज्वलनशील गैस है, जल में आग कहाँ फट से लग जाता है, समझ
क्लियर हैं तो ये चीज़ लिखने की प्रयास किया हूँ। यह दो प्रकार के होते हैं, सम यौगिक होते हैं और विषम अनुयौगिक होते हैं, है ना। ये आपके सम अनुयौगिक है H2O2, ये एक ही जात के आप देख रहे हैं यहाँ पे, जबकि आप यहाँ पे विषम अनुयौगिक देख रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली यौगिक अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्योंकि ये पास्ट में RPF के SI के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है कि मानव शरीर में कौन से यौगिक सबसे अधिक है। ऑप्शन में 4 दिए रहेंगे, इसमें जल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो ऑप्शन में है वो तो यौगिक होता ही नहीं है, यौगिक तो जल है, क्योंकि दो चीज से मिलकर बना है। इसके अलावा मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण पूर्व में इसके जो गुण होते हैं वो मौजूद रहते हैं। जैसे आप चीनी पानी में मिलाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि खट्टा लगने लगेगा, मीठा ही लगेगा घुलने के बाद भी, तो मिश्रण का गुण मौजूद होता है। यौगिक में पूर्ववर्ती गुण मौजूद नहीं होता। यौगिक हमेशा अकेला नहीं हो सकता, कम से कम 2 चीज होंगे, ठीक है। इसके अलावा तत्व में आपने क्या देखा? धातु, अधातु और अर्धचालक, सबको तत्व कह सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पे क्या पाए जाते हैं वो भी आपने देखा। सभी प्रकार के मिश्र धातु जो होते हैं, जैसे पीतल हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, फ्यूज का तार हो गया, ये सभी के सभी मिश्रण में आ जाएंगे। समान गुणधर्म वाले वस्तुओं को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को मिलाने से जो मिश्रण तैयार होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समान गुणधर्म कहने का मतलब, जैसे जल में आप मिला देंगे, है ना, नमक चीनी तो समान गुणधर्म वाला होगा, है ना। इसके अलावा अगर पेट्रोल से जल को मिलाएंगे तो विषमांगी हो जाएगा, बालू और जल को मिलाएंगे तो विषमांगी हो जाएगा। तो ये तो आप सुन के भी जो है अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा क्या दिख जाता है आंख के सामने कि भाई कैसा होगा। इसके अलावा मिश्रण को अलग करने की कई विधियां हैं, जिसमें आसवन डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, पार्शली डिस्टिलेशन या फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। समुद्री जल को हम डिस्टिलेशन प्रक्रिया से शुद्ध करते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है? गर्म करके भाप को ठंडा करने की प्रक्रिया होती है डिस्टिलेशन। इस प्रक्रिया में द्रव्य को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा किया जाता है। क्वथनांक से कम अंतर वाले द्रव्यों को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की विधि से शुद्ध किया जाता है। जिसके क्वथनांक में कम अंतर होगा उसे हम पार्शली या फिर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से शुद्ध करते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह, ठीक है। इनके अलावा मिश्रण को अलग करने की और कई सारे प्रक्रिया है ना, जैसे डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन भी है एक, है ना, ऑस्मोसिस, एक रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है ना। जैसे मर जाता है लोग तो आप देखेंगे फूल के तैर जाता है, तो वहां पे क्या हो रहा है, यही ऑस्मोसिस वगैरह की घटना होती है ना। किसी विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं ना। किसी भी विलायक में जो अणु मौजूद हैं वो कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले, है ना, के तरफ जब गति करते हैं, मूव करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस या परासरण कहा जाता है ना। इनके अलावा नवंबर 2023 में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कल हमने नोबेल पुरस्कार बताया था, है ना, आज हम बुकर पुरस्कार बता रहे हैं। तो पॉल लिंच को किया गया था। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में किया गया था। उसी वर्ष इसरो वगैरह की भी होती है और भी बहुत सारे चीज होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, चांद पे आदमी का जाना, है ना, ये सब। तो वर्ष 2023 के लिए आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को दिया गया। उनके किताब का नाम है पैगंबर के गीत या प्रोफेट सॉन्ग। तो इस प्रकार से इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है, ये पहला वाला जो आपने देखा वो सीधा बुकर पुरस्कार था, है ना। ये है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। दोनों में क्या फर्क है? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा के लेखन को दिया जा सकता है बशर्ते उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो, ठीक है। ये जॉर्ज गोस्पिनडोवा जो बल्गेरिया का है उनको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत अब ये हुआ है 2005 में। इनके अलावा भारत रत्न 2024 5 जन को रेलवे ने फिक्स कर दिया है। एक क्वेश्चन पहले से ही समझ के रखिएगा, तो ये 5 जन जरूर याद रखें। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और एक आपका कौन है भैया? चौधरी PV नरसिम्हा राव ने। इनके अलावा अल्पसंख्यक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने, उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार है? तो आर्टिकल 30 जो SC ST है ना, जो मदरसा वगैरह नहीं क्या है ना, तो ये वाला जो चलते हैं, ये अल्पसंख्यक हित वाला जो अधिकार है आर्टिकल 29 और 30 उसी के अनुसार चलाए जाते हैं, ठीक है भैया। तो ये वाला जो अल्पसंख्यक को अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में शिक्षण संस्थान खोलने और उनके रखरखाव संबंधी जो भी संभालने का अधिकार है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 30 में है। कल हमने मौलिक अधिकार को अच्छे से कवर कर
कर लिया था, इसीलिए मौलिक अधिकार के आर्टिकल यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं कैग की 148। इंपोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। वित्त आयोग का गठन 280, 16वें वित्त आयोग कल बताए थे, अरविंद पनगड़िया साहब बन गए। वित्त आयोग का गठन राज्यों में 243 आय में होता है, राज्यपाल करता है और केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 में है, राज्यपाल का क्षमादान आर्टिकल 161 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश 123 से होती है, राज्यपाल का अध्यादेश 213 से होती है। इनके अलावा धन विधेयक को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 110 में रखा गया है। लोकसभा में पेश की जाती है धन विधेयक, ऐसा नहीं कि खाली लोकसभा में होती है पेश, राज्यसभा में भी होती है, बता चुके हैं, लेकिन जो पूर्णतः अधिकार है, जो फुल्ली अधिकार है, ये लोकसभा में ज्यादा वैल्यू करता है इस चीज को। इनके अलावा कोई धन विधेयक है या नहीं, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये वाला जो अंतिम निर्णय देता है, ये कौन देता है, स्पीकर देता है। अनुच्छेद 112 में क्या है, बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। इस बार अंतरिम बजट पेश किया गया है, वहां भी एक दिन पढ़ाना है आपको, है ना, क्योंकि अंतरिम बजट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अंतरिम बजट क्या होते हैं, जिस साल लोकसभा चुनाव होने वाला हो उस साल पेश किया जाता है। अनुच्छेद 79 ये संसद को परिभाषित करती है, 80 राज्यसभा को और 81 लोकसभा से संबंधित है। राज्यसभा में अधिकतम 250, राज्यसभा में अधिकतम 250 और लोकसभा में अधिकतम 550 मेंबर अब हो सकते हैं। इनके अलावा अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, सोलिसिटर जनरल से थोड़ा छोटा और भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी है ना, जो आप वर्तमान में आर वेंकट रमनी है, ये किया जाता है 76 से। और अनुच्छेद 165 से राज्य में महाधिवक्ता उस राज्य के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होंगे और महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल साहब करते हैं राज्यों में। अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट से, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से है। अब हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय है 215 आर्टिकल से, और जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी रिकॉर्ड अभी न्यायालय है आर्टिकल 129 के अनुसार से, है ना। हाई कोर्ट जो है ये आपका रिट जारी करते हैं 226 से और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 से, तो ये भी एक यहाँ पे जोड़ ले मन में। इनके अलावा भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था, तो भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। पहला तो सब जानते हैं 1974 में किया गया था, तो ये पहला लाइन आप देख रहे हैं 18 मई 1974 को किया गया था पोखरण में परमाणु परीक्षण। भारत का पहला एटॉमिक स्टेशन तारापुर है, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को, है ना, लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया था, रसिया से लॉन्च किया गया था, है ना। कौन बनाया था, तो अपना इसरो ने ही, है ना। इनके अलावा आर्यभट्ट इनका नाम रखा गया था और ये कृत्रिम उपग्रह थे। इनके अलावा भारत का पहला चंद्रयान 2008 में लाया गया था लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर दूसरा 2019 में लाया गया था, ये भी पूर्णतः सफल नहीं हुआ। 2023 में सफल लैंडिंग हुआ चंद्रयान का। यहां से आपके रॉकेट पूछे जाएंगे कि कौन से रॉकेट से गया था चंद्रयान 3, तो आपका है या तो मैक 3, है ना, मैक 3 या LVM-3, ठीक है भैया। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और ये तीनों जो आप चंद्र मिशन देख रहे हैं, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों के तीनों श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। इनके अलावा भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण क्या होता है, नोटबंदी, है ना, तो ये आपका 1946 में किया गया था, दूसरी बार 1978 में किया गया था और आखिरी बार 2016 में किया गया था। इनके अलावा अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र भारत कब खोलते हैं, 1984 में खोलते हैं। दूसरी अनुसंधान केंद्र, अच्छा पहला का नाम भी पूछता है, दक्षिण गंगोत्री। दूसरा अनुसंधान केंद्र, है ना, ये आपका 1988 में खोला गया था, इनका नाम था मैत्री। और तीसरा अनुसंधान केंद्र अभी हाल में ही खोले गए 2015 में, इनका नाम दिया गया भारती। ये है अंटार्कटिका की कहानी। अंटार्कटिका, है ना। अब जो आर्कटिक क्षेत्र में है ये 2008 में हिमाद्री खोला गया है। अंटार्कटिका क्या होता है, आर्कटिक क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको, है ना। ये दिशा को रिलेट करके बताया था कि इस साइड को ये कहा जाता है, इधर थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालिए। 1949 में पहली बार मुद्रा का मूल्यन किया गया था। मूल्यन से क्या होता है ना, मूल्यन से क्या होता है, अपने देश में निर्यात को बढ़ावा देना होता है। मूल्यन क्या होता है, अपने मुद्रा की वैल्यू को जानबूझ के घटा देना, डिमिनिश कर देना। इनके अलावा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया, ये क्वेश्चन को मैं कॉपी किया हूं, चूंकि ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना, इसीलिए इसको कॉपी किया गया है, इसीलिए आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं इसको। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है किए हैं। 2024 में राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है। एक क्वेश्चन आप लोगों से, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया, मेजर ध्यानचंद किया गया, 2020 में, 2021 में,
2022 में। 3 ही ऑप्शन है। चलिए, इसके अलावा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव हर साल ट्राइफेड के द्वारा, जो एक संघ है भारतीय जनजातीय सरकारी विपणन विकास महासंघ है ना, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। लेकिन मंत्रालय कौन काम करता है इसमें? जनजातीय कार्य मंत्रालय के निगरानी में की जाती है। ठीक है, इनके अलावा इनका उद्देश्य क्या होता है कि जो जनजाति है ना उनकी स्थिति में सुधार लाना। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो अच्छे के लिए करोगे ना, तो इसमें जो है आपका उनकी जो उत्पाद वगैरह होते हैं उनको भी प्रदर्शन किया जाता है। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी टैक्स 2024 लॉन्च किया, भारत टैक्स 2024, ये जो है कपड़ा उद्योग से संबंधित चीज़ है। इनके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमटिए, इसका नाम है लिमटिए, मित्रता होता है इसका शाब्दिक अर्थ है ना, 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किए गए हैं, हो गया। तो ये सेशेल्स में होता है, सेशेल्स के साथ हुआ है, भारत और सेशेल्स है ना, भारत और सेशेल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमटिए 2024 मार्च 2024 में सेशेल्स में आयोजित किया गया। यह द्विवर्षीय 2 वर्ष वाला बाइनियल प्रशिक्षण अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास में भारत के तरफ से गोरखा राइफल के जवान भाग लिए थे। ठीक है भैया, तो ये लिमटिए 2024 है ना, जैसे अजय बारियर वगैरह पूछ लिया गया तो ऐसे इन्हें भी पूछा जाएगा। इनके अलावा अभ्यास धर्म गॉर्जियन 2024, ये भारत और जापान के बीच होता है। एक मैंने आपका जो है जीमेक्स भी बताया था, ये भी भारत और जापान के बीच होती है। एक मैंने आपको ये बताया था कि अभी जो अटल सेतु का उद्घाटन जनवरी में हुआ है ना, जो आपका अरब सागर के ऊपर भारत में सबसे लंबी ब्रिज 21.8 किलोमीटर की है, तो इसमें जापान देश ने आर्थिक मदद किया है, आर्थिक सहयोग किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, देखते रहिएगा। इसके अलावा उस्ताद अमजद अली खान तथा राकेश चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद और बांसुरी से है। एक सरोद से है, दूसरे बांसुरी से है। इनके अलावा उस्ताद अमजद अली खान सरोद से है, राकेश चौरसिया जिसकी हाल में ही आपका जो है 2024 में बांसुरी के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। बांसुरी के अन्य कलाकार में आएंगे पन्नालाल घोष, निखिल बनर्जी, अलका ठाकुर, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी इत्यादि है ना। इसके अलावा सरोद के अन्य प्लेयर में आएंगे अलाउद्दीन खान है, बुद्धसेन दास गुप्ता है, अली अकबर खान है, ये सब क्या है? सरोद के प्लेयर में से हैं। इनके अलावा वायलिन के प्रमुख वादकों में आएंगे संगीता राजन, विष्णु गोविंद जोग, TN कृष्णन, कन्नाकुड्डी वैद्यनाथन, L सुब्रमण्यम, ये सब ध्यान रखेंगे। सारंगी के वादकों में आएंगे पंडित राम नारायण, साबरी खान, सुकूर खान, वजीर खान, आसिफ अली खान, ये सभी के सभी आपके सारंगी में आ जाएंगे। रुद्र बीना के 2 ही फेमस है, सादिक अली खान और असद अली खान, और शहनाई के एक ही फेमस है, बिस्मिल्लाह खान है ना। संतूर के प्रमुख वादकों में तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा और भजन सुपारी, ये 4 ही फेमस है इनमें भी है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे। बाद में सितार में रविशंकर, अनुष्का शंकर है ना, अरविंद पारेख, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता किस सूत्र के द्वारा व्यक्त की जा सकती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1/, फोकस दूरी सेंटीमीटर में, 1/, वक्रता त्रिज्या मीटर में, 1/, दूरी मीटर में, 1/, फोकस दूरी मीटर में, R/2 सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा है ना। जो लेंस की क्षमता होता है 1/, फोकस दूरी के बराबर होता है, वो भी मीटर में होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेके न्यूमेरिकल बना दिया है ताकि आपको समझ आए, इसीलिए स्किप करके जो है लिख दिया ताकि भैया आपको समझ में पूरा आए। अगर किसी लेंस की क्षमता मान लीजिए +4 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी आपसे पूछ रहा है, मैंने उल्टा कर दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे पावर आपको 4 डायोप्टर प्लस में दे रखा है, यहाँ पे प्लस माइनस ज़्यादा मतलब मैंने रखता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे। F निकालना है, इसीलिए P बराबर अभी आपने क्या देखा, पावर बराबर 1/, फोकस दूरी मीटर के अंदर है ना। तो फिर इधर तो मैं कोना कानी गुना कर लिया, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा, 1/, +4 हो जाएगा, 1/, +4 का मतलब +0.25 मीटर। ठीक है, अब ये हो गया भैया फोकस दूरी, और प्लस के साइन से पता चलता है कि ये लेंस कैसा होगा, तो ये उत्तल लेंस होंगे। ठीक है भैया, ये वाली न्यूमेरिकल के केस में। इसके अलावा फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसे डायोप्टर D से इंडिकेट करते हैं, और डायोप्टर इसका मात्रक होता है। तो P बराबर 1/F लिख देते हैं, ठीक है, मीटर के अंदर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा होता है, तो F बराबर R/2 हो जाती है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र ये आपको काम आएगा अगर आप रेलवे की एग्जाम देने जा रहे हैं। तो दर्पण की सूत्र 1/F बराबर 1/V + 1/U होता है, तथा लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V - 1/U होता है। तो ये तो आप प्लस वाला बट्टा वाला जोड़ घटाओ तो समझ गए।
लेकिन एफ यू भी समझना है। तो एफ क्या होता है ना, दर्पण या लेंस की फोकस दूरी होती है। एफ भी क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी। यही तीन गो चीज का खेल है, एगो में प्लस एगो में माइनस होता है। दर्पण में प्लस, लेंस में माइनस होता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। इस पे न्यूमेरिकल बनाऊंगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे उतारा जा सकता है। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किस देश की अर्थव्यवस्था में एकीकरण को क्या कहा जाता है, तो इसे वैश्वीकरण कहा जाता है ना। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण पास्ट में भी समझा चुके हैं। 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण का समय था इंडिया में, पीवी नरसिम्हा राव के काल में, तभी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके अलावा भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। इसमें क्या होता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में। और एशियाई देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी, तो जापान में, क्योंकि जापान में अभी क्राइसिस आ गई है। तो ये वाली क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगी। न्यूटन के गति का नियम कब दिए थे, तो 1687 ईस्वी में दिए थे। न्यूटन की गति के कितने नियम है, 3 नियम है। न्यूटन के कौन से किताब में पहली बार छपा गया था, तो प्रिंसिपिया जो न्यूटन का बुक है वहां पे लिखा गया था गति के नियम जो है। इनके अलावा गति के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर वस्तु स्थिर ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इसको मोटे में समझा देता हूं, है ना। जैसे ब्रेक, गाड़ी अचानक चलता है तो आप झुक जाते हो, है ना। इसके अलावा जो डंडा से कोई चीज पीटोगे तो उससे धूल कण आपको तैरता हुआ नजर आता है। तो कोई भी पिंड जो है अपने अवस्था में बना हुआ रहना चाहता है ना, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ये न्यूटन का पहला नियम कहता है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु से उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होते हैं। F बराबर m है, F फोर्स है भाई, है ना। इस बल से बल का जो है व्यंजक प्राप्त होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन बल कैसा राशि है, सदिश राशि है। सीजीएस पद्धति में बल की जो मात्रक होती है वो होती है आपका डैन, है ना। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम से आप सामने देख रहे होंगे, बूट से नीचे मारिए टांग में चोट लगेगा, तो जितने जोर से आप मारेंगे उतना ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, बस, है ना। जैसे आप नाव से कूदोगे तो नाव पीछे की तरफ हट जाता है, बंदूक चलाने बंदूक पीछे चला जाता है। रॉकेट के जो संचालन होती है इसी नियम पे चलती है। तो ये सब न्यूटन की तीसरी नियम है। गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण, है ना। साइकिल में बॉल बेरिंग क्या काम करता है, घर्षण को कम करता है भाई, रिम को घूमने में। तो समझ रहे हैं घर्षण क्या होता है। घर्षण के कारण, घर्षण कई प्रकार के होते हैं, जैसे बर्फ पे भी घर्षण है ना। बर्फ पे घर्षण बहुत कम है, इसीलिए भी नहीं आप चल पाते हो, है ना। और जो कीचड़ वगैरह होते हैं वहां बहुत ज्यादा घर्षण हो जाता है, फिर भी नहीं हम चल पाते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं लिखा हूं, बाद में की और कुछ नहीं, घर्षण बल को समझाने के लिए। घर्षण को कम हम कैसे करते हैं, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट कोई भी जैसा ग्रीस वगैरह लेकर लगाकर भी किया जाता है। न्यूटन ने शीतलन का भी नियम दिया था। त्रिक का नियम कौन दिए, डोबेराइनर ने। अष्टक का नियम कौन दिए, न्यूलैंडस ने। अष्टक का नियम कहां तक लागू होता था, कैल्शियम तक लागू होता था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किया जाना, दिल्ली समझौता, भारत में रेडियो की शुरुआत, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो सबसे पहले इसमें से बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है, असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू किया गया था उसी दिन हुआ था, 1920 में हुआ था। भारत में होम रूल लीग में, है ना, एनी बेसेंट के साथ सक्रिय रहे थे। कौन, तिलक साहब। तिलक गरम दल के नेता थे। इन्होंने गीता रहस्य, केसरी, मराठा पत्रों का संपादन किए थे। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव तथा गणपति उत्सव शुरू करने का श्रेय श्री बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। भारत में रेडियो की पहली बार शुरुआत की बात करेंगे तो 1923 में होती है। फिर स्थापित की बात करेंगे तो 27 में होती है। 1930 में बदला हुआ नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी के नाम से। कल मैंने करंट सेक्शन में आकाशवाणी के जो नए चेयरपर्सन बने हैं वो भी मैं बता दिया था, वहीं से ये चीज मैं फिर से दोहरा दिया हूँ। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कब होती है, 1931 में होती है, कराची अधिवेशन में, है ना। इनके अलावा भारतीय महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद होती है, चौरा चौरी हत्याकांड जब 1922 में हुआ था उसके बाद, है ना, बंद हुआ था। इसके बाद जो है जो असहयोग आंदोलन है 1920 में स्टार्ट किया गया था। कौन है भाई,
1900 जो है 20 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। इसके बाद हम थोड़ा सा गांधी युग में आपको दर्शन करा देते हैं, बाद बाकी जो है गांधी जी के बारे में आज के बाद इस सीरीज में नहीं देखेंगे। गांधी जी में जो है आंदोलनों में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे, जो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, 1918 में फिर खेरा सत्याग्रह, ये चंपारण बिहार में है। नील आंदोलन, नील वाला जो पद्धति था ना, तीन काठिया पद्धति, उसके खिलाफ था। और सहयोग आंदोलन 1920 में होता है, और ये विस्तृत स्तर पे यानी देश स्तर पे पहला आंदोलन था गांधी जी का। ठीक है, इसके अलावा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च 1930 जो साबरमती आश्रम गांधी जी स्टार्ट किए थे 12 मार्च 1930 को। तो ये सब गांधी जी के आपके आंदोलन हो गए। गांधी जी कांग्रेस में एक ही बार अध्यक्षता संभाले 1924 बेलगांव में, तो ये ध्यान रखेंगे। गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में भाग लेने गए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं, 30, 31, 32। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अंबेडकर साहब होते हैं, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता करने वाले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गांधी जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, एथिकल रिलीजन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन इत्यादि जो है प्रमुख है। ठीक है भाई, तो ये सब जो है आपके गांधी जी के बारे में जो है बता दिया। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, तो पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, किरोसिन। तो इसमें से पवन ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, बाद बाकी सभी परंपरागत ऊर्जा है। इस चीज को मैं बता चुका हूं, फिर भी समझाता हूं कि देखिए, जो भी ऊर्जा बहुत तेजी से यूज किए जा रहे हैं हम लोगों के द्वारा, वो सब जो है परंपरागत ऊर्जा है, जिसे भविष्य में समाप्त होने की काफी ज्यादा डर है। जैसे कोयला सीमित है, पेट्रोलियम सीमित है, अब सब दिन थोड़ी बन रहा है। हाँ, भला की नेचुरल चीज है ना, नेचुरल पदार्थ है, नेचर से ही प्राप्त हुआ है, लेकिन सीमित मात्रा में है। ठीक है, और जो चीज जल्दी समाप्त नहीं होगा वो गैर परंपरागत कोटि में आ जाएगा। जैसे हवा नहीं जल्दी समाप्त होगा, सूरज का प्रकाश नहीं होगा, जल से प्राप्त ऊर्जा नहीं समाप्त होगा, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त नहीं होगा, भूतापीय ऊर्जा समाप्त नहीं होगा, बायोगैस वाला ऊर्जा समाप्त नहीं होगा, है ना। तो ये सब जो है आपका गैर परंपरागत में आ जाएगा। तो ये तो आप ऐसे ही पहचान लोगे। हम चलते हैं आगे। इसके अलावा द्रव्यमान ऊर्जा प्रत्येक पदार्थ का जो है उसके द्रव्यमान के कारण जो उत्पन्न होता है, प्रत्येक द्रव कहिए या द्रव्यमान का पदार्थ कहिए, उसके जो द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है ना, वो संचित होती है, उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। E बराबर mc² से इस चीज को जाना जा सकता है। ये आइंस्टीन का समीकरण है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन का समीकरण है ये, जहाँ पे m क्या है, मास है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है, 2 बार स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। सापेक्षता का समान सिद्धांत कौन दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे, है ना। ये सूत्र की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लिख के समझाया ताकि आप समझ सको। इनके अलावा गतिज ऊर्जा का फार्मूला कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, जहाँ पे m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, किसी भी पिंड की गति दुगुनी करने पे गतिज ऊर्जा कितना होता है? 2 करोड़ बार एग्जाम में आया है, चौगुना हो जाता है। कैसे होता है? v को जगह पे आप 2v रखोगे और 2v का स्क्वायर करोगे तो 4v² हो जाएगा। तो फिर से 1/2 mv² तो ही होगा, ये 4 फालतू हो गया, तो इसीलिए चौगुना हो जाता है जब आप वेग को दुगुना करोगे गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी के अंदर। विद्युत मोटर क्या करता है? आपसे इलेक्ट्रिक लेता है और यांत्रिक ऊर्जा आपको देता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका जस्ट उल्टा डायनेमो होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनेमो बता दिया था क्या होता है, पहले साइकिल वगैरह में लोग लगाते थे जब मोटरसाइकिल दहेज में नहीं मिलता था। बांध बनाकर रोके गए जलाशय इत्यादि में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। P बराबर क्या होता है? mgh होता है। h जहाँ पे हाइट है, m का है मास है। कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, भारत में कौन सी पर्वतमाला दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है? ठीक है, दक्षिण में सतपुरा होना चाहिए और जो आपका है साउथ वेस्ट में दक्षिण अरावली होनी चाहिए। तो ये आपका विंध्य पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्य श्रेणी के सबसे उच्चतम बिंदु जो है उसे कहा जाता है गुडविल शिखर, है ना। यह बिना पर्वत श्रेणी विंध्य पर्वत श्रेणी होगा, यहाँ पे विंध्य लिखना होगा। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। विंध्य क्षेत्र के समीप मैकाल पर्वत श्रेणी से आपके अमरकंटक से क्या निकलती है? नर्मदा और सोन निकलती है। जहां सोन आपके चले जाते हैं बिहार साइड में, वहीं नर्मदा पश्चिम की तरफ बहने लगती है ना। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के बीचों बीच से बहती है। यह अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी गाथा मैंने बाद में पहले ही बता चुका है। इसे मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा जाता है। इस पे बहुत सारे परियोजना है जिसमें सरदार सरोवर और इंदिरा गांधी बांध सरोवर बहुत बार
पूछे गए हैं। ये रिफ्ट वैली को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहते हैं, ये भी 5 करोड़ बार आया एग्जाम में, और ये राजस्थान की सबसे ऊंची हाइट वाली जो है चोटी भी है। इसके अलावा सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी को धूपगढ़ी कहा जाता है, जो महादेव पहाड़ी में स्थित है। झारखंड में सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। उड़ीसा में सबसे ऊंची चोटी देवमाली है। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कार्डेमम हिल है, जो केरला में है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की मिलन स्थल नीलगिरी में तमिलनाडु में होती है, कई बार बता दिए। ग्लूकोमा ट्रिकोमा जोफ्थेल्मिया ये बीमारी किस अंग की है, तो ये नहीं पूछा है। किस विटामिन के कारण होती है, तो विटामिन ए के कमी के कारण होती है, ठीक है। ये सभी के सभी बीमारी जो थे ग्लूकोमा ट्रिकोमा जोफ्थेल्मिया मोतियाबिंद रतौंधी, ये सभी के सभी आंख में होता है। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक ने किया था, और कोशिका शब्द के सबसे पहले प्रयोग हुक ने किया था, ठीक है। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, और फैट सोल्युबल विटामिन ए ई डी के है, रेस्ट विटामिन। इनके अलावा रक्त के थक्का ब्लड क्लॉट होने में कौन सी विटामिन के। आंख के लिए कौन सा विटामिन अच्छा, विटामिन ए। विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, कमी से कौन सा रोग, बेरी। विटामिन बी12 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी6 को पैराडॉक्सिन, 9 को फॉलिक एसिड कॉम्प्लेक्स, और 12 को साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्ट धातु पाई जाती है साइनोकोबाल्मिन में, और जो आपका विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन का समूह होता है। इसके अलावा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसके कमी से मसूड़ा संबंधित रोग होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, है ना। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसके कमी से हड्डी संबंधित रोग होती है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, और जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन शरीर में ऊर्जा नहीं देती है, ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होंगे आपको। मुगलकालीन शासक अकबर का मकबरा कहाँ है, कौन बनवाया था, तो जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा कहां, सिकंदरा में है। इसका निर्माण जहांगीर सलीम ने करवाया था। जहांगीर सलीम को हम न्याय के जंजीर के लिए जानते हैं। चित्रकला का स्वर्ण काल उन्हीं के काल को कहा जाता है। सलीम ने शालीमार बाग का निर्माण कहां पे, कश्मीर में करवाया था। उसी प्रकार से हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था, कहां पे है, दिल्ली में, और ये पहला मुगल उद्यान मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। भारत में पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना हुआ पहला मकबरा कौन सा है, तो एतमदुल्ला का मकबरा है। इसका निर्माण कौन करवाई थी, तो नूरजहां ने करवाई थी अपने पिता ग्यास बेग के याद में, ठीक है। इसके अलावा नसरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का पुत्र है, इनका मकबरा का नाम क्या है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, गुलाम वंश से ताल्लुक रखते हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबर खुदे है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। शाहजहां नामा के लेखक इनायत खान है, और जहांगीर नामा के लेखक जहांगीर तुजुक जहांगीरी। इसके अलावा सभी अक्रिय गैस में कौन सा अक्रिय गैस यौगिक निर्माण कर सकता है, तो ये थोड़ा सा अपवाद है। एक एक्सी जिसे जेनोन कहते हैं, ये ले सकते हैं अभी क्रिया में भाग थोड़ी मात्रा में, बाद में क्या अक्रिय गैस नाम से स्पष्ट है कि क्रिया नहीं करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है, 18, और अंतिम 18 समूह में क्या है, अक्रिय गैस है। कौन कौन से होते हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडॉन, नियोन इत्यादि। इसके अलावा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वैलेंसी भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी परमाणु के कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस कक्षा में कितने होंगे, तो उस कक्षा के वर्ग से दुगुनी होती है। जैसे पहली कक्षा की बात करेंगे, के वाला होता है पहला, एल वाला 2, KLMN होता है 1 2 3 4, तो पहला कक्षा में 1 का स्क्वायर गुने 2 मतलब 2 गो होगा। दूसरा कक्षा में 2 का स्क्वायर गुने 2 मतलब 8 गो होगा। तीसरा कक्षा में 3 का स्क्वायर गुने 2 मतलब 18 गो होगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रेडॉन का उपयोग जो है कैंसर चिकित्सीय प्रणाली में भी किया जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों में तापमान में एक समान पठन दर्शाता है, -40 डिग्री सी। ये वाला सूत्र याद रखिएगा, काम आएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जब एग्जाम में आपसे छोटी छोटी न्यूमेरिकल पूछता है ना। तो C/5 बराबर F-32/9 है। C/5 बराबर F-32/9 है। और गणित तो आपको हमसे ज़्यादा ही तगड़ा है भैया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से निकालेंगे 4C का वैल्यू जो है ये आपका -140 आता है। इसी से जो है आप यहाँ पे निकाल लीजिए, तो काट के तो -4 से काटेंगे तो -40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा हाँ
इसके अलावा सेल्सियस और केल्विन में संबंध जो है ये K बराबर है ना C+273 होता है। C मतलब सेल्सियस है, जो भी रहेगा, जैसे आपको 5 डिग्री सेल्सियस की कोई चीज़ को केल्विन बदलना है तो 278 हो जाएगा, 5 + 273, उसी प्रकार से। इसके अलावा शरीर का टेम्परेचर पूछा जाता है 37 डिग्री C और 310 केल्विन, दोनों में याद रखिएगा, और फेराइड में भी 98.6। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस सन में 8 होता है, 98.8। निम्नलिखित में से किस सन में भारत में रॉयल कमीशन का गठन किया गया? तो भारत में जो रॉयल कमीशन का गठन हुआ है ऑप्शन में 1912 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। ये लोक सेवा से संबंधित है ना, रॉयल कमीशन। इसके अलावा भारत में पहली बार दिल्ली दरबार का गठन 1877 में किया गया था, दूसरी बार 1903 में, और तीसरी बार 1911 में दिल्ली दरबार का गठन किया गया था। इसी दिल्ली दरबार में जब आपका जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी आई हुई थी तो भारत को जो है राजधानी नया करने की बात, यानी दिल्ली करने की बात करी गई थी। रॉलेट एक्ट का गठन 18 मार्च 1919 को किया गया था। इसे काला कानून कहा गया था। कहीं ना कहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड का जड़ यही था। 1909 में भारत सरकार अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है। भारत में द्वैध शासन जो प्रांत में था, यानी रीजनल जो था, जो क्षेत्रीय था, उसे 1919 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, है ना, और इसे समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। और जो प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया लेकिन केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लगाया गया, ये भी होता है कब? 1935 में। जस्ट रिप्लेस किया कि भाई प्रांत में समाप्त कर दो जो 19 में आया था, और 35 में जो है केंद्र स्तर पे लगाओ। इसके अलावा सैमन कमीशन 27 में बन के तैयार हुआ था, 28 में इंडिया आया था, इसे गोरो का कमीशन कहा जाता था। कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी, इसमें 3 सदस्य हुआ करता था, अलेक्जेंडर, है ना, इसके अलावा पैथिक लॉरेंस और स्टोपर्ट क्रिप्स। यूरेनियम के कौन से समस्थानिक का फॉर्म नहीं होता? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम 242 नहीं होता है, बाद में की 237, U92 U233 होता है, 235 और आपका 238 होता है। यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। यूरेनियम की खोज 1789 में की गई थी। इसकी परमाणु क्रमांक 92 होती है, ठीक है, और इसका मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड है। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी धातु है। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? हेनरी बैकुरल ने किए थे, इसे भी आपको ध्यान रखना है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल का इस्तेमाल मंदक के रूप में, कैडमियम और बोरॉन का क्षार नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम जो है विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जबकि नाभिकीय संलयन और हाइड्रोजन बम जो है आपका संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। परमाणु बम के आविष्कारक जो है आइटो हॉन है, और परमाणु बम के सिद्धांत के खोजकर्ता हिदेकी युकावा है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने खोजा था। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम सिद्धांत का खोज मैक्स प्लांक ने पहली बार किया था, बाद में आइंस्टीन ने भी इसमें योगदान दिया था। हाइजेनबर्ग का जो है खोज, जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, यह हाइजेनबर्ग ने दिया था। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत मैक्सवेल ने दिए थे, जबकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो है खोज जो है माइकल फैराडे ने किया था। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। परमाणुवाद की खोज भी डाल्टन ने पहली बार किया था। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखेंगे। त्रिक का नियम बता दिया था पास्ट में। एक विद्युत परिपथ में 5 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े हैं, तो सबसे पहले आपको फाइनल प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। तो जब भी समानांतर क्रम में हो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करना होता है। 3 गो होता तो 1/R3 भी लिख लेते, लेकिन यहाँ पर 5 ओम के 2 गो प्रतिरोध है, तो हम पहले फाइनल प्रतिरोध निकालते हैं। तो 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/5 कर लेंगे। 5 एलसीएम होगा, 2/5 होगा। R का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। उल्टा करेंगे दोनों साइड, तो R का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। ओम का नियम आप सभी जानते हैं, V बराबर IR होता है। यहाँ पे हमें क्या पता है? I पता है 12 एम्पियर, R भी पता चल गया, खाली V निकालना है। तो V निकालने के लिए हमें, है ना, 5/2 से I की वैल्यू कितनी है? 12। 6 से काट देंगे, 6 पंचे की 30 वोल्ट होगी। इस परिपथ में जो विभवांतर कहिए या फिर वोल्टता कहिए, ये 30 वोल्ट की जो है प्रवाहित होगी। ठीक है भाई, 12 एम्पियर की धारा जो फ्लो होता है, सबको समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा फास्ट चलूंगा, मेरे को ड्यूटी जाना है भाई, 10 बजे से लेट हो गई। ठीक है भैया। इनके अलावा निम्नलिखित में से किसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन, सिस्टोसिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, तो इसमें जो है आपका वृद्धि हार्मोन सोमेस्टेटिन को कहा जाता है, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अन्य हार्मोन जो आप देख रहे हैं, मादा जनन हार्मोन को एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन कहा जाता है, जबकि पुरुष जनन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। तो मादा और पुरुष का जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। फूल में मादा जनन अंग को क्या कहते हैं?
त्रायांग या स्त्री केसर कहा जाता है, जबकि नर जनन अंग को क्या कहते हैं, पुमंग और पुंकेसर कहा जाता है ना। इसके अलावा हार्मोन शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो है असर करता है, इसीलिए यह कैसे निकलेगा, यह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलेगा। अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई भी डक्ट नहीं होता है, कोई भी नली नहीं होता है, इसीलिए यह सिर्फ ब्लड में डायरेक्ट ही जो है स्रावित हो जाती है। और ब्लड में स्रावित होने, चूंकि ब्लड शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाता है, नाखून के नख को छोड़ के ऊपर का पोर्शन है ना, तो वहां पे जो है आपको पूरे शरीर पे असर करेगा हार्मोन। तो हार्मोन कहां से निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम कहां से निकलता है, तो एंजाइम निकलेगा आपका बहिस्रावी ग्रंथि से, क्योंकि एंजाइम किसी पार्टिकुलर जगह पे काम करता है, ठीक है। तो ये कहां से निकलेगा, बहिस्रावी ग्रंथि। अर्थात आपने क्या समझा कि बहिस्रावी ग्रंथि में एक नली लगा होगा जो उस पार्टिकुलर जगह तक जो है एंजाइम को पहुंचाता होगा, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई भी डक्ट, कोई भी नली नहीं होती है, डायरेक्ट ब्लड में ही छोड़ दिया जाता है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि सबसे छोटकू ग्रंथि है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। इसके अलावा इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। जो यकृत होता है, ये मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है, थोड़ा मात्रा में वसा को भी संचित करता है, मूत्र का निर्माण भी करता है ना। इसके अलावा जो पित्त का निर्माण है यह भी यकृत में होता है, और पित्ताशय में पित्त जाके जमा होता है। पित्त एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8 के बीच में होती है। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है, यानी शरीर में जो है शुगर लेवल बैलेंस बिगड़ जाती है। इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्टा ने किया था। किसी को अगर चिनिया बीमारी है तो बाहर से इंसुलिन लेते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भैया, है ना, सिनेप्स है ना। इस प्रकार से दो लिगामेंट के बीच के जो क्षेत्र है उसे सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है, यह एक संयोजी उत्तक होता है। हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ेंगे तो टेंडन कहा जाता है। मानव के शरीर में 206 हड्डी होता है, वयस्क में, नवजात में 300 तक हो जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फेमर जांघ का होता है, इसे उरु भी कहते हैं। सबसे छोटकू हड्डी स्टेपिस कान की होती है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस का योगदान होता है। नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक इकाई है और न्यूरॉन्स तंत्रिका उत्तक की क्रियात्मक इकाई है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जिन भी भाई बंधु को पीडीएफ संबंधी जानकारी चाहिए, ई बुक आ रहे हैं उनके संबंधी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।